हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियम राज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियम राज आज आप लोगों के बीच एक नई सेशन लेकर आए हैं, जो कि है आज पढ़ेंगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ लेंगे। तो आइए सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने से पहले उसके विषय वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कैसे हम लोग पढ़ेंगे, उसका क्या रणनीति होगी, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। आज से हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो हम लोग आज पढ़ेंगे उसकी विषय वस्तु के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास कब से प्रारंभ हो जाता है? तो प्राचीन भारत का अंतिम दौर चल रहा था। उसी समय भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। उसी समय भारत पर अरबों का क्या होता है? आक्रमण होता है। वहीं से मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत पर अरबों का आक्रमण से हम लोग शुरू हुए हैं। इसे कई कालखंडों के रूप में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत का अंतिम दौर चल रहा था और भारत पर प्रथम बार अरबों का आक्रमण होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण आक्रमण हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, जो कि इस्लामिक प्रवेश का एक आधार माना जाता है कि भारत में इस्लाम का प्रवेश पहली बार भारत के अरबों का आक्रमण के दौरान ही हुआ था। लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इस्लामी सत्ता स्थापित भारत में करने लगे। तो फिर दो व्यक्ति इससे प्रेरित होकर दो व्यक्ति भारत पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। इनके बाद एक का नाम है, जिनका नाम है महमूद गजनवी। ये बहुत फेमस शासक, इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, जो कि भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इनका मेन मकसद था भारत से धन को प्राप्त करना और मध्य एशिया में जाकर के अपने साम्राज्य को सुदृढ़ या विस्तार करना। इनका कहीं से मतलब मकसद नहीं था कि भारत में इस्लाम सत्ता का स्थापित करना। इसी भारत से धन लूटना जानते थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, जो कि महमूद गजनवी के बाद भारत में आक्रमण करता है और पहली बार भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो कि तराई का द्वितीय युद्ध आप लोग जानते होंगे कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और इनके मध्य हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या किया गया था? हार गए थे। और उसके बाद भारत में इस्लामिक सत्ता या मुस्लिम सत्ता का स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी के जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जिस समय भारत पर अरबों का आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, उसी समय मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। उसके बाद उसी समय भारत में मध्य भारत या उत्तर पश्चिम भारत में देखेंगे, उत्तर पश्चिम भारत में कुछ वंश राजपूतों वंश का उदय होता है। तो हम लोग राजपूत वंश के बारे में भी जानकारी लेंगे। इसी क्रम में राजपूत वंश का उदय होता है। कौन सा वंश? राजपूत वंश। राजपूत वंश का उदय, राजपूत वंश का उदय होता है इसी समय राजपूत वंश का उदय होता है, जिस समय भारत पर अरबों का आक्रमण ही चल रहा था। इसमें बहुत सारे वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। जब हम लोग डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे तो एक एक वंश के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। राजपूत वंश का उदय माना जाता है कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक ये लोग अपना राज करते हैं भारत में। ईस्वी यानी एडी में लिख लिया। किन्हीं किन्हीं बुकों में यहाँ पर 800 की जगह 700 से माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है, और 1200 तक शासन करता है। क्योंकि 1200 के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, जिसे सल्तनत काल बोलते हैं। सल्तनत में बहुत सारे प्रमुख वंश उभर करके आते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें राजपूत वंश में प्रमुख वंश उभर करके आता है, जिसका पहला वंश है परमार वंश। परमार वंश के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? प्रतिहार वंश। उसके बाद चौहान वंश जो पृथ्वीराज चौहान का वंश था, जो कि राजस्थान मेवाड़ वाला क्षेत्र में था। उसके बाद आते हैं चालुक्य वंश के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। उसके बाद आता है गढ़वाल वंश, जो कि राजा जयचंद थे। गढ़वाल वंश।
गढ़वाल वंश जो कि कन्नौज वाला क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश कन्नौज वाला क्षेत्र में यहाँ वंश शासक करता था। उसके बाद एक और वंश आता है चंदेल वंश, चंदेल वंश, चंदेल वंश। और कुछ अन्य वंश छोटे छोटे हैं जो कि राजपूत वंश पढ़ने के क्रम में उसमें हम लोग इसके बारे में क्या डिटेल अध्ययन करेंगे। उसके बाद 1200 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाता है, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी भारत से चला जाता है तो अपने आधा से ज्यादा साम्राज्य ऐबक को सौंप कर चला जाता है, जो कि सल्तनत काल का स्थापना करता है। सल्तनत काल का स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल, सल्तनत, सल्तनत काल, सल्तनत काल। सल्तनत काल का प्रारंभ 1200 से माना जाता है। 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना किया था, जिसे ममलुक वंश के भी जानते हैं। 1200 से 1526 तक ये वंश चलता है। इसमें प्रमुख वंश उभर करके आते हैं, जो कि अभी मैंने बताया। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि गुलाम वंश की स्थापना करता है। किस कौन सा वंश? गुलाम वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। उसके बाद प्रमुख वंश उभर कर आता है, एक और वंश आता है खिलजी वंश। इसमें मुख्य रूप से सल्तनत काल में 5 वंशों के बारे में जानकारी हम लोगों को लेना है। खिलजी वंश, खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खिलजी वंश के बाद जब खिलजी वंश का पतन हो जाता है, उसके बाद आता है 1320 में जब पतन हो जाता है, उसके बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद एक वंश आता है जिसका नाम है सैयद वंश, सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अंतिम सल्तनत काल का एक अंतिम वंश आता है जिसका नाम है लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश। इसी लोधी वंश के एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, जो कि अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में हरा करके बाबर ने, मुगल वंश का जो था, बाबर ने हरा करके मुगल वंश की स्थापना कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग मुगल वंश पढ़ेंगे। मुगल वंश से पहले हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में राज्यों का उदय। मुगल वंश से प्रारंभ में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में राज्यों का उदय, राज्यों का उदय। ये दक्षिण भारत में राज्यों के उदय का मकसद क्या हुआ? आप लोगों को पता होगा कि तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी कहा जाता है। इसे पागल भी कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़ा लिखा शासक भी माना जाता है और पागल भी माना जाता है, दोनों कहा जाता है। तो ये क्या किया था कि अपने राजधानी परिवर्तन के दौरान, ये इनका राजधानी था दिल्ली, और दिल्ली से क्या किया था, दौलताबाद में राजधानी परिवर्तन कर रहे थे। अपने तो गए लेकिन पूरा वहां के जितने लोग थे सभी को दिल्ली से दौलताबाद लेकर गए, जिससे क्या हो गया कि दक्षिण भारत में अराजकता फैल गया और वहां पर दो नए वंश या दो नए राज्य उभर करके आते हैं, जिसका एक राज्य का नाम है, जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य, बहमनी, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का उदय होता है जो कि मुस्लिम राज्य है। और एक राज्य और उभर कर आता है जिसका नाम विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से दो नए राज्य उभर करके आते हैं, बहमनी साम्राज्य जो कि पूरी तरह से मुस्लिम शासक का है, और विजयनगर साम्राज्य जो कि हिंदू शासक का है। इसी के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, मुगल शासक से पहले ही पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में कुछ यहाँ पर सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, जो कि हिंदू धर्म में सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, मुस्लिम धर्म में सामाजिक कुरीतियां आ गई थी। उसे दूर करने के लिए दो धार्मिक आंदोलन चलाए गए, धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन चलाए गए, धार्मिक आंदोलन। इसी को यहाँ पर लिखना था, थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से मैं नीचे लिखा। मुख्य रूप से धार्मिक आंदोलन चलाया गया। एक धार्मिक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है सूफी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन जो कि मुस्लिम धर्म में आए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद एक और आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम है भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, जो कि हिंदू धर्म में आए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया। तो हम लोग दक्षिण भारत के उदय के साथ ही हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ लेंगे, किस तरीके से सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। भक्ति आंदोलन में रैदास, कबीर, ये सब सारे लोगों के बारे में एक एक करके डिटेल अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मुगल वंश, मुगल वंश। अभी मैंने बताया कि मुगल वंश 1526 से
पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद स्टार्ट हो जाता है। और अंग्रेज जब आते हैं 1857 की क्रांति तक, इसे माना जाता है कि मुगल वंश के कुछ छुटपुट शासक थे, लेकिन उतना मजबूत शासक नहीं थे, लेकिन कुछ छुटपुट शासक थे यहाँ तक माना जाता है मुगल वंश। तो मुगल वंश में पहला शासक आता है उभर करके, जिसका नाम है बाबर। बाबर जो कि मुगल सत्ता की स्थापना करता है। बाबर के बाद 1530 में इसका मृत्यु हो जाने के बाद इनका बेटा बनता है, जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं 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 को 1540 ईस्वी में एक अफगान शासक था, जिसका नाम था शेरशाह। जिसे शेरशाह ने क्या किया था, हुमायूं को भारत से पूरी तरह से खदेड़ करके एक बार पूरी तरह से मुगल सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, और यहाँ पर एक अफगान शासक की स्थापना किया था, जिसका नाम है शेरशाह। शेरशाह जो कि सूर्यवंश की स्थापना किया था। कौन सा वंश? सूर्यवंश। यहाँ पर हम लोग बीच में सूर्यवंश के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो हुमायूं के दौरान हम लोग शेरशाह के बारे में पढ़ लेंगे इसमें, जो कि सूर्यवंश की स्थापना किया था। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद इनका बेटा जो अकबर था, अकबर जो कि एक प्रमुख शासक उभर करके आता है, अकबर के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। अकबर को 1605 में मृत्यु के बाद इसका बेटा जो कि जहांगीर था, जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर शासक बनता है। उसके बाद जहांगीर के बाद इसका बेटा था, जिसका नाम था, क्या नाम था, ताजमहल बनाया था, शाहजहां। शाहजहां के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जो कि ताजमहल बनाने के लिए फेमस है और शेरो शायरी के लिए तो भी फेमस है। उसके बाद शाहजहां के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनका बेटा था, जिसका नाम था औरंगजेब। यहाँ से अकबर के बाद ही क्या करता है, उत्तराधिकारी के लिए होड़ मच जाती है। इनके आपस में कभी इनका बेटा बगावत कर लेता है, अकबर का बेटा जहांगीर ने इससे बगावत कर लिया, बगावत मतलब लड़ाई कर लिया था। उसके बाद जहांगीर के बेटा शाहजहां ने बगावत कर लिया था, और शाहजहां के बेटा, इसमें बहुत सारा जो इनका बेटा होते हैं, शाहजहां के बेटा, वो आपस में बेटा बेटी आपस में बगावत कर लेते हैं, और इसके शासक बनते हैं इसके बाद औरंगजेब। दारा सिकोह का भाई था, दारा सिकोह को औरंगजेब ने मार करके यहाँ पर शासक बनता है औरंगजेब, जो कि शाहजहां को भी बंदी बनाकर रखा था शासन के लिए। समझ सकते हैं कि बेटा ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने बाप को, भाई को भी मार सकता था। ऐसा ही लोगों का शासक था। उसके बाद औरंगजेब आता था। इसमें दिल्ली सल्तनत के भी कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। औरंगजेब पढ़ेंगे। औरंगजेब के बाद यहाँ पर औरंगजेब का 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। तो पूरी तरह से एक मजबूत शासक अब समाप्त धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक पूरी तरह से मजबूत शासक भारत में नहीं बचा हुआ रहता है। और यहाँ से उत्तरोत्तर मुगल का प्रारंभ होता है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे फिर उत्तरोत्तर मुगल, उत्तरोत्तर मुगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तरोत्तर मुगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इतना प्रमुख इसमें शासक नहीं है, पूरी तरह से कमजोर है। जो कि अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो इन लोगों के कैसे देखते अपने हैंडल कर लेते हैं। इन लोगों को राज्याभिषेक कराने में बहुत सारे सैयद बंधु ऐसे करके सब इन लोगों में योगदान करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़े कि मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन सा विषय वस्तु है, किस तरीका से पढ़ेंगे हम लोग। एक रणनीति के बारे में हम लोग जाने कि कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, किस सिस्टमेटिक तरीका से पढ़े, ताकि हम लोगों की समझ विकसित होगा। पढ़ने को तो सब लोग पढ़ लेता है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं। अगर आप समझ विकसित कर लेते हैं तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। इसीलिए एक वे में पढ़ेंगे हम लोग, एक कंसेप्ट बेस में पढ़ेंगे कि किस तरीका से हम लोग एक आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे, और यहाँ से आ जाता है फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ हो जाता है, तो वहाँ से हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसे खत्म करेंगे, प्रत्येक दिन एक एक वीडियो डालेंगे, आप लोग उसे देखते रहिएगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।